हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन वाला जो चैप्टर है उसमें इससे पहले हमने अमीन्स वाला पार्ट खत्म कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं स्टार्ट डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स। ये जो डाईएज़ोनियम वाला पार्ट है ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसका एक ही लेक्चर बनाते हैं पूरा, तो तभी मैंने लिखा है यहाँ डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स वन शॉट। ठीक है, तो देखते हैं पहले कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। देखो ये वाला, आप देखो पहले हम देखेंगे इसमें डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स वन शॉट में पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन एंड नेमिंग। डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स की इंट्रोडक्शन एंड नेमिंग देखने वाले हैं। ठीक है, ये अगर आप देखो तो दूसरा हम देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस, जो दो कैटेगरीज होती हैं केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये एरोमेटिक का स्पेलिंग गलत लिखा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में एरोमेटिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में डाईएज़ोनियम सॉल्ट की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखने वाले हैं। तो ऐसे हमारा ये लेक्चर चलने वाला है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन एंड नेमिंग। तो आप अपनी नोटबुक निकालो, अपना पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसके बगैर कोई फायदा नहीं देखने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दो, और कमेंट करके कोई मुझ में कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए था वो भी बता सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, केमिस्ट्री के रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन एंड नेमिंग ऑफ डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स। तो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स होते क्या हैं, उसको हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में, और उनके नाम कैसे रखे जाते हैं। बहुत शॉर्ट में 3-4 लाइन में सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें इंट्रोडक्शन एंड नेमिंग में। तो पहले आप एक पॉइंट ऐड करो यहाँ कि डाईएज़ोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो आपको मैंने कल भी बताया था, जो अमीन्स वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जहां R ग्रुप लगा हो, ठीक है, और साथ में N2 होना चाहिए, और N2 के ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए, साथ में X माइनस होना चाहिए। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला था कि डाई का मतलब होता है दो, और एजो बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। तो यहाँ इसका यही मतलब है, डाई एजो का मतलब हो गया दो नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब नाइट्रोजन आयन है, तो इसलिए बोल दिया डाईएज़ोनियम, क्योंकि ओनियम वर्ड यूज किया आयन के लिए। ठीक है, तो साथ में ये सॉल्ट है तो इसलिए यहाँ X माइनस लगा होता है। ऐसे होते हैं डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स। ठीक, तो आप पहली लाइन जो है वो आप ऐड करो इंट्रोडक्शन एंड नेमिंग में। डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स हैव द जनरल फार्मूला। क्या जनरल फार्मूला होता है, लिखो द डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स, ठीक है, हैव द जनरल फार्मूला, ठीक है। जनरल फार्मूला होता है इनका RN2 प्लस X माइनस, यही जो मैंने यहां लिखा था, यही इनका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहां आप लिखोगे वेर, यहां R क्या होता है, R इज एन अराइल ग्रुप होता है यहाँ R। देखो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन एल्काइल ग्रुप वाले जो डाईएज़ोनियम सॉल्ट होते हैं बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो डाईएज़ोनियम सॉल्ट हमें दिखते हैं उसमें R ग्रुप जो होता है वो एराइल ग्रुप होता है। एराइल ग्रुप कौन सा होता है, एराइल ग्रुप होता है एरोमेटिक ग्रुप, उसमें आप बोल सकते हो कि वो बेंजीन रिंग होती है। ठीक, आस्ता आस्ता आपको ये चीज पता चल जाएगा, इसी को बोलते हैं एराइल ग्रुप। ठीक, इस बेंजीन रिंग को। तो आप देखो R क्या होता है, यहाँ एराइल ग्रुप होता है, ये आप लिखो। एंड X में भी, एंड ये जो X होता है, X माइनस जो यहां लगा हुआ है ये वाला, देखो R आपको पता चल गया एराइल ग्रुप होता है। X माइनस क्या हो सकता है, मे बी X माइनस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, ठीक है, या फिर HSO4 माइनस भी हो सकता है, X की जगह HSO4 माइनस भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, BF4 माइनस भी हो सकता है। इसको साफ करते हैं, BF4 माइनस भी हो सकता है, आप ये भी लिख लो कि BF4 माइनस भी हो सकता है, आगे कर लो ETC। तो आपको इतना पता चल गया कि जो डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका जनरल फार्मूला होता है
R इंटू एक्स इंटू प्लस एक्स माइनस, ठीक। और वहां R क्या होता है, एराइल ग्रुप होता है, और X माइनस जो है वो क्लोरीन में हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। और HSO4 माइनस भी हो सकता है, BF4 माइनस भी हो सकता है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, लिखो ये जो द N2 प्लस ग्रुप, जो N2 प्लस ग्रुप होता है, ठीक है, N2 प्लस ग्रुप इज, लिखो यहां इज N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ये ऐसा होता है N के साथ ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस होता है यहां, और यहां इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, ठीक है। ऐसा होता है N2 प्लस जो ग्रुप होता है वो ऐसा होता है इसमें, ठीक है। ठीक है, आई समझ आपको, मतलब इस कंडीशन में N2 प्लस होता है एंड इज कॉल्ड डाइएजोनियम ग्रुप, एंड इज कॉल्ड डाइएजोनियम ग्रुप, डाइएजोनियम ग्रुप। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम। यहां अभी आप लोन पेयर दिखाओ चाहे ना दिखाओ, ठीक है, क्योंकि यहां होगा लोन पेयर, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज इसलिए आया है, देखो एक्चुअल में जो डाइएजोनियम सॉल्ट होते हैं ना, देखो R N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है, और यहां प्लस साइन होता है ऐसे। देखो नाइट्रोजन तो एक्चुअल में 3 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना सकता है, 3 बॉन्ड्स, लेकिन यहां इस नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड्स है। देखो ये एक तरफ से R की साथ जुड़ा है ना, ठीक है, तो इस तरफ से ये 3 बॉन्ड्स, तो ये एक बॉन्ड इधर है, तो इसलिए देखो ये एक्चुअल में ऐसे बना होगा, मतलब ऐसे बना होगा, ये पहले तो ये ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा पहले, फिर इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा ना जो, ठीक है, उसने क्या किया होगा, यहां से इसको दिया होगा, यहां बॉन्ड बनाई होगी, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ठीक, ऐसे होता है। तो इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, और इसी प्लस चार्ज की वजह से इस पूरे के ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसी वजह से इसके साथ एक्स माइनस जुड़ जाता है, क्योंकि ये इस पूरे के ऊपर प्लस वाला चार्ज है, यहाँ एक्स माइनस जुड़ जाता है, कुछ ऐसा होता है। तो आप लिखोगे जो N2 प्लस ग्रुप होता है इज N प्लस ये वाला होता है ऐसे, और इस ग्रुप को बोलते हैं डाइएजोनियम ग्रुप, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, डाइएजोनियम ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, अब देखो इतना ही आपको याद रखना है इसकी इंट्रोडक्शन में कि यहाँ R ग्रुप कौन सा होता है, X माइनस कौन कौन सा हो सकता है, और N2 कैसा होता है, ये आपको याद रखना है। N2 को डाइएजोनियम ग्रुप बोलते हैं। अभी आप नेक्स्ट पॉइंट में ऐड करो कि इनको जो नाम देते हैं, नाम कैसे देते हैं, तो आप लिखो दे आर नेम्ड, दे आर नेम्ड, ठीक है, इनके नाम कैसे रखते, दे आर नेम्ड बाई सुफिक्सिंग, दे आर नेम्ड बाई सुफिक्सिंग, सुफिक्सिंग डाइएजोनियम, डाइएजोनियम, ठीक है, बाई सुफिक्सिंग डाइएजोनियम टू द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, टू द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आगे लिखो फॉलोड बाय द नेम ऑफ अनाइन, लिखो फॉलोड बाय द नेम ऑफ अनाइन, ठीक है, लाइक फ्लोराइड, ठीक है, ब्रोमाइड, ठीक, फ्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट ETC, ठीक है। देखो ये लगा होगा ग्रुप तो क्लोराइड, ये लगा होगा तो ब्रोमाइड, ये लगा होगा तो हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक। अच्छा, ये लाइन आप समझो क्या लिखा है यहां, देखो इंट्रोडक्शन ये थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक है, इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इंट्रोडक्शन में आपको 2 ही लाइनें लिखनी है, नेमिंग में आपको 1 लाइन लिखनी है, इनका नाम कैसे दिया जाता है, दे आर नेम्ड बाई सुफिक्सिंग डाइएजोनियम, मतलब डाइएजोनियम सुफिक्स के तौर पे यूज किया जाता है, सुफिक्स का मतलब होता है बाद में, ठीक है, डाइएजोनियम सुफिक्स के तौर पे यूज किया जाता है टू द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसके बाद, उसके नाम के बाद डाइएजोनियम लिखा जाता है, और लास्ट में क्या लिखा जाता है, अनाइन का नाम लिखा जाता है। अनाइन कौन सा है, ये वाला, ये जो X माइनस है, इसमें ये जो हो सकते हैं ना,
इनका नाम लास्ट में लिखा जाता है। क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ऐसी ब्रोमाइड, ऐसे हाइड्रोजन सल्फेट एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल में आप ऐड करो यहाँ। एग्जाम्पल में हम देखते हैं एक का नाम लिख के, ठीक है। तो आप लिखो जैसे C6H5, ये हमारा C6H5 N2 प्लस Cl माइनस है। ये एक डाइज़ोनियम सॉल्ट है, देखो, ठीक है, दिख रहा है आपको। इसको देखो, इसको अगर हम ओपन करके लिखे ना तो ये कुछ ऐसा होगा। C6H5 होता है बेंजीन, तो बेंजीन को हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं, देखो ऐसे ऐसे ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बेंजीन के साथ N2 लगा है, तो N2 जो मैंने आपको बताया था ऐसे होता है, इसके ऊपर प्लस होता है, ऐसे होता है, और साथ में Cl माइनस यहाँ, ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, बेंजीन यहाँ ऐसे लिखोगे, ठीक है, और यहाँ सीधा सीधा N2 प्लस और साथ में Cl माइनस, ऐसा लिख दो। ये भी क्या है, एक डाइज़ोनियम सॉल्ट है। देखो क्या है, सेम टू सेम R की जगह हमने यहाँ बेंजीन लगा दिया, देखो R की जगह हमने यहाँ बेंजीन लगा दिया C6H5, और X माइनस की जगह हमने यहाँ क्या लगाया है, क्लोरीन लगाया है, तो ये एक डाइज़ोनियम सॉल्ट है। तो यहाँ हमने ये सीखना है कि इसका नाम कैसे रखते हैं। देखो नाम रखने के लिए पहले क्या लिखना पड़ता है, देखो बोल रहा है डाइज़ोनियम सफिक्स लिखना है, और उससे पहले हाइड्रोकार्बन है ना, जो हाइड्रोकार्बन, उसका नाम लिखना है। तो आप देखो यहाँ हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट क्या है, बेंजीन, तो यहाँ लिखोगे इसका नाम बेंजीन, पहले लिखोगे बेंजीन। उसके बाद क्या लिखना है, देखो यहाँ यही लिखा है ना, पहले हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है, फिर डाइज़ोनियम लिखना है, ठीक है। तो बेंजीन, फिर लिखना आगे डाइज़ोनियम, और लास्ट पे क्या लिखना है, अनायन का नाम। तो देखो बेंजीन डाइज़ोनियम ये हो गया, ये बेंजीन है, डाइज़ोनियम का मतलब है ये नाइट्रोजन, और लास्ट पे क्या है, क्लोराइड, तो यहाँ लिखोगे क्लोराइड। तो इस वाले सॉल्ट का नाम है, इस डाइज़ोनियम सॉल्ट का नाम है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो दूसरी एग्जांपल, अगर ऐसा हो जाए C6H5 N2 प्लस HSO4 माइनस, ऐसा भी हो सकता है। देखो यहाँ क्या हुआ, ये दूसरी एग्जांपल है, कुछ भी नहीं, C6H5 तो बेंजीन है, N2 आ गया डाइज़ोनियम, HSO4 क्या है, HSO4 है हाइड्रोजन सल्फेट, मैंने आपको बताया था ना हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप यहाँ इसका नाम कैसे लिखोगे, इसका नाम लिखोगे, देखो ये तो बेंजीन है तो लिख दो बेंजीन, ठीक है। बेंजीन डाइज़ोनियम तो वैसे ही लगेगा, ठीक है, बेंजीन डाइज़ोनियम, और ये क्या चीज है, हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहां लिख दो हाइड्रोजन सल्फेट, ये आ गया इसका नाम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, तो नाम लिखना आपको आ गया। देखो ज्यादातर यहाँ जो आर ग्रुप होता है ना, आर ग्रुप में बेंजीन ही दिखता है, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ एल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो वो डाइज़ोनियम सॉल्ट अनस्टेबल हो जाते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। बेंजीन लगाने से कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर भी बहुत अनस्टेबल होते हैं डाइज़ोनियम सॉल्ट्स, ठीक। तो ऐसे इनके नाम लिखे जाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी आप लिखो नेक्स्ट, इसी के साथ लिख दो यहाँ इसकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये होते हैं, क्यों अनस्टेबल होते हैं, ठीक। देखो स्टेबिलिटी लिखो आप अपनी नोटबुक के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक स्टेबिलिटी इनकी। देखो यहां आप एक पॉइंट ऐड करो, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स लिखो, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स, ठीक है। प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स फॉर्म हाईली अनस्टेबल ठीक है, हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइज़ोनियम सॉल्ट्स, लिखो एल्काइल डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। कल वाला लेक्चर अगर आपने देखा है, इससे पहले वाला अमीन्स वाला, तो उसमें हमने देखा था प्राइमरी एलिफैटिक अमीन थे ना जो ऐसे, वो डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाते थे, ठीक है, ऐसे डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाते थे वो RN2X माइनस, मतलब ये वाला ग्रुप वहां एल्काइल ग्रुप था, तो हमने वहां देखा था कि ये अनस्टेबल होते हैं। तो वही मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि जो डाइज़ोनियम सॉल्ट कौन बनाता है, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स बनाते हैं। देखो
प्राइमरी एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब होता है जहां R जो है R एल्काइल ग्रुप हो, और एरोमेटिक होता है जहां R बेंजीन रिंग हो। ठीक है, तो ये एलिफेटिक की बात हो रही है। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स फॉर्म हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइजोनियम साल्ट्स, मतलब जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन होते हैं वो हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइजोनियम साल्ट्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं यहां से, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल डाइजोनियम साल्ट्स बनाते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एल्काइल वाले, मतलब जहां R ग्रुप एल्काइल होगा वो वाले डाइजोनियम साल्ट बहुत अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्राइमरी एरोमेटिक मींस, लिखो प्राइमरी एरोमेटिक मींस, एरोमेटिक मींस, ठीक है, फॉर्म एरीन डाइजोनियम साल्ट्स, लिखो फॉर्म एरीन डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट्स, ठीक है। अच्छा, विच आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम, आगे लिखो विच आर स्टेबल, विच आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, विच आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम इन अ सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर, इन अ सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो कल वाला जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपसे बोलता हूँ कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सीक्वेंस में ही पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके बगैर वो समझ नहीं आती है। तो कल हमने देखा था जहां हमने ये प्राइमरी एलिफेटिक अमीन से डाइजोनियम साल्ट बनाया था, ठीक, और हमने एक जगह एरोमेटिक अमीन से भी डाइजोनियम साल्ट बनाया था। ये होता है एरोमेटिक अमीन, एनिलीन होता है ये। इससे जो हमने डाइजोनियम साल्ट बनाया था वो ऐसा था, ऐसा N2 प्लस X माइनस, ऐसा था। ठीक है, तो देखो वही यहां लिखा है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये वाले, ये एनिलीन, ये बनाते हैं एरीन डाइजोनियम साल्ट्स। एरीन का मतलब है यहां ये बेंजीन रिंग लगी हुई है, एरीन डाइजोनियम साल्ट्स बनाते हैं विच आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब वो स्टेबल होते हैं लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए स्टेबल होते हैं। कहां, इन अ सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में, किसी सॉल्यूशन में जहां वो बनते हैं लो टेम्परेचर पे शॉर्ट टाइम के लिए वो स्टेबल होते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए उनको रखोगे तो वो भी अनस्टेबल हो जाएंगे। तो दोनों का मतलब क्या है, ओवरऑल मतलब है कि जो डाइजोनियम साल्ट्स होते हैं वो होते ही अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं। ठीक, देखो ना, देखो डाइजोनियम साल्ट जो है क्या याद रखोगे, वो अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, और एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट ज्यादा अनस्टेबल है, बिल्कुल ही अनस्टेबल है, और एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट जो होते हैं कुछ ना कुछ स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं, तो वो आप एक पॉइंट ऐड कर लो, स्टेबिलिटी ऑफ एरीन डाइजोनियम साल्ट, यहां लिखो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एरीन, एरीन डाइएजोनियम, एजोनियम salts, ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। ठीक, मतलब रेजोनेंस के बेस पे हम एरीन डाइजोनियम साल्ट की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो एरीन डाइजोनियम साल्ट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, देखो ये हमारा एरीन है, ठीक है, और ये इसके ऊपर N2 प्लस और यहां साथ में X माइनस लगा हुआ है, ये है हमारा एरीन डाइजोनियम साल्ट, आपको दिख रहा है ये। ठीक, देखो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होती है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, डाइजोनियम साल्ट अनस्टेबल क्यों होते हैं। आप देखो डाइजोनियम साल्ट में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो आप देखो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां डाइजोनियम साल्ट में उल्टा नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आया जो उसको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए डाइजोनियम साल्ट जो है अनस्टेबल है। ठीक, अब देखो जो एलिफेटिक है, मतलब ऐसे वाले, देखो जो ऐसे वाले Rn2 प्लस Cl माइनस, इसमें क्या चक्कर है, इसमें ये इसको इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, R ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, लेकिन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है। देखो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है,
नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज का मतलब है वो हाईली अनस्टेबल है, तो इसीलिए ये डाइज़ोनियम साल्ट हाईली अनस्टेबल है। यहाँ आर ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कुछ ना कुछ स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन बहुत कम स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि आर ग्रुप जो देता है इलेक्ट्रॉन वो देता है प्लस आई इफेक्ट से, ये आपको पता है, और प्लस आई इफेक्ट वीक इफेक्ट होता है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होता। ठीक, अब देखो जो एरीन डाइज़ोनियम साल्ट है, मतलब जो एरोमेटिक वाले हैं, जहां ऐसे वाले एरोमेटिक वाले जो डाइज़ोनियम साल्ट है, एरीन डाइज़ोनियम साल्ट, ये क्यों स्टेबल होते हैं, थोड़े से स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देती है नाइट्रोजन को। देखो यहाँ अगर हम क्या करें, 3-4 स्ट्रक्चर्स बना लें ऐसे, देखो यहाँ ये पहले आप ऐसे बनाओ, 4 रिंग्स बना दो, ये दिख रहा है आपको, ये रिंग बना दी आपने। अब देखो यहां यहां आपको ऐसे दिख रहा है, देखो इस रिंग को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, या फिर एक रिंग आगे वाली साइड बना देते हैं इधर। अब देखो ये हमारा एक डाइज़ोनियम साल्ट है, ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे होता है ये N2+X-, ये, तो आप देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेंजीन रिंग जो है रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे सकती है नाइट्रोजन को। देखो ये वाली बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी इधर, ठीक है, इधर ऊपर वाली तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो ऊपर यहां डबल बॉन्ड N हो जाएगा। देखो इसके लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा, आपको इसकी स्ट्रक्चर खोल के लिखनी पड़ेगी। देखो ये N ट्रिपल बॉन्ड ऐसा होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड N ये होता है, और यहाँ साथ में X- होता है, ये X- तो बस ऐसे जुड़ा हुआ है इसके साथ। देखो जैसे ही ये बेंजीन रिंग जो है ये वाली बॉन्ड ऊपर वाली साइड ट्रांसफर करेगी, क्यों ट्रांसफर करेगी, देखो इसमें क्यों होगा, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ तो प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज का मतलब है नाइट्रोजन हाईली अनस्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है एक किस्म का, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, तो बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन दे देती है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाती है, तो ये वाली बॉन्ड जो है ना ये इस तरफ शिफ्ट हो जाती है इस नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक, देखो ऐसा ही होगा, ठीक है। अभी इस X- को आप हटा के भी बता सकते हो ऐसा, ठीक है, X- को हटा के भी आप ये रेजोनेंस शो कर सकते हो। देखो जैसा ये वाली बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगी ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगी, नाइट्रोजन के ऊपर तो प्लस रहेगा, और ये वाली बॉन्ड ट्रिपल इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगी N, और यहाँ ये माइनस आ जाएगा। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा, ये बॉन्ड ऊपर वाली तरफ शिफ्ट हो गई, ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गई, तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये बॉन्ड दो वैसे ही रहेगी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो बॉन्ड है वो इस जगह आ जाएगी, तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगी यहाँ, और ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हुई, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुई ना, देखो ये वाली बॉन्ड दिख रहा है आपको, दिख रहा है, एक मिनट रुकना, आप थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। देखो अब देखो ये बॉन्ड जो है, ये वाली बॉन्ड इस तरफ मूव करेगी, तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगी, ये वाली बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हुई, यहाँ से इस तरफ से ब्रेक हुई ना, ऐसे लगी थी बॉन्ड ऐसे, तो ऐसे हो गई, तो यहाँ से ब्रेक हुई, जहाँ से ब्रेक हुई वहाँ प्लस चार्ज, ठीक, वहाँ प्लस चार्ज। अब देखो ये बॉन्ड ऐसे ही है, तो ये ऐसे रहेगी, ठीक है, तो बाकी ऊपर वाली तरफ वही डबल बॉन्ड N+ और डबल बॉन्ड N-, ऐसा हो जाएगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगी, ठीक है, और ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हुई, यहाँ से, तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगी, यहाँ बॉन्ड आ जाएगी, ऊपर डबल बॉन्ड N, ठीक है, और प्लस और डबल बॉन्ड N-, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगी, और ऊपर सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, तो ये N जैसे ये इधर मूव करेगी, ये वाला माइनस फिर से यहाँ आ जाएगा इस बॉन्ड में, फिर से N ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस आ जाएगा। अब देखो ये ओवरऑल रेजोनेंस हो रही है इसमें, ठीक है, तो आपको पता है रेजोनेंस जो होता है एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, ठीक है, दिख रहा है आपको, रेजोनेंस जो होता है एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। आप अपनी नोटबुक के ऊपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हो। देखो क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, तो नाइट्रोजन, आपको मैं एक बार फिर ओवरऑल समझा देता हूं कि दो किस्म के हमारे पास डाइज़ोनियम साल्ट हैं। देखो एक हमारे पास है ऐसा Rn2+, ठीक है, Cl- ये वाला, और एक है हमारा इस R की जगह मतलब बेंजीन, तो ये बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ N2+ है,
और Cl- है, ये वाला है। आप देखो ये वाले जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, ज्यादा अनस्टेबल। ये यहाँ अगर एल्काइल ग्रुप हो तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ते ही नहीं क्योंकि बहुत अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और ये कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी इनमें होती है, शॉर्ट टाइम तक स्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग जो है रेजोनेंस के थ्रू इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देती है। अब देखो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों? इसलिए चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर यहाँ प्लस चार्ज आया हुआ है, इसलिए ये जो होता है बहुत अनस्टेबल हो जाता है। हाँ, इसलिए ये कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं। तो ये यहाँ मैंने लिखा था कि जो एरीन डाइजोनियम साल्ट्स हैं, देखो एरीन डाइजोनियम साल्ट्स, यहाँ लिखा था स्टेबिलिटी ऑफ एरीन डाइजोनियम साल्ट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। मतलब एरीन डाइजोनियम साल्ट्स की जो स्टेबिलिटी है वो रेजोनेंस के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनके थ्रू हम बोल सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस होती है, इसलिए ये स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ही था स्टेबिलिटी ऑफ डाइजोनियम साल्ट्स, और ये हमने देख लिया इंट्रोडक्शन एंड नेमिंग। तो आप इतना लिख लो तो फिर हम आगे चलते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बहुत इजी है, ठीक है, आप बहुत आसानी के साथ समझ जाओगे इसको, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता ही है क्या होती हैं। तो आप यहाँ पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ऐड करो। आपको मैं एक बात बताऊं कि यहाँ जितने भी कंपाउंड्स की बात करेंगे वो सारे एरीन डाइजोनियम साल्ट होंगे, मतलब एल्काइल वाले नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एल्काइल वाले इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते ही नहीं। सब के सब यहाँ होंगे, जो वो एरीन डाइजोनियम साल्ट होंगे उसमें मोस्टली बेंजीन डाइजोनियम साल्ट होगा। मतलब जितने भी साल्ट्स की बात करेंगे वो ये वाला ही होगा यहाँ, ठीक है। ये बेंजीन, ये N2, और यहाँ X- में कुछ हो सकता है और भी। तो ये ऐसे ही सारे सॉल्ट होंगे, यही एक ही, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप देखो पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आप लिखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता क्या है? यही सेम बेंजीन, ये डाइजोनियम, और X- की जगह Cl- लगा दो, बस ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसी के बारे में ज्यादातर हम यहाँ बात करेंगे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। रेडली सॉल्युबल इन वाटर, कॉमा डाल के लिखो, रेडली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत जल्दी ही पानी में ये सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, पानी में सॉल्युबल हो जाता है। एंड इज स्टेबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में स्टेबल होता है, लिखो एंड इज स्टेबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है। बट रिएक्ट्स, लिखो रिएक्ट्स विद वाटर ऑन वार्मिंग, मतलब ये पानी में सॉल्युबल तो होता है, लेकिन देखो एक बार पढ़ो इसको, क्या लिखा है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है इसके बारे में हम देख रहे हैं, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। रेडली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। कोल्ड में ये स्टेबल होता है, मतलब अगर पानी ठंडा होगा तो ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ और प्रोडक्ट नहीं बनाएगा रिएक्ट करके, ठीक है। बट रिएक्ट्स विद वाटर ऑन वार्मिंग, थोड़ा सा इसको गर्म करोगे तो पानी में ये क्या हो जाएगा, पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक। तभी तो मैंने बोला था कि जो डाइजोनियम साल्ट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, कहाँ स्टेबल होते हैं, लो टेम्परेचर के ऊपर। थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो रिएक्शन कर जाएंगे, मतलब रिएक्टिविटी शो कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसी में आप एक पॉइंट और ऐड कर लो कि इट डिकम्पोजिस रेडली, इट डिकम्पोजिस, ये इजली, रेडली नहीं इजली, इसको इजली करो, ये इजली है, इजली, ठीक है। इट डिकम्पोजिस इजली इन ड्राई स्टेट, इन ड्राई स्टेट में ये आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी आप लिखो, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन
डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट, ठीक है। जो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट होता है इज वाटर इनसॉल्युबल, इज वाटर इनसॉल्युबल, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है एंड स्टेबल स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ये आपको लिखना है, यही दो प्रॉपर्टीज हैं। एक तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में लिखा है और दूसरा बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट के बारे में लिखा। देखो फ्लोरोबोरेट वाला कब होगा, जब इस Cl- की जगह वो मैंने आपको लिखाया था ना Bf4- ये लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं, ये बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक। तो वो क्या होता है, पानी में इनसॉल्युबल होता है और रूम टेम्परेचर तक स्टेबल होता है, ठीक है। तो यही दो प्रॉपर्टीज आपको करनी है, क्योंकि हम चल रहे हैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, तो इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, कोई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या ही होगा इनका, देखो इतने ज्यादा अनस्टेबल है, थोड़ा सा हीट करोगे डिकम्पोज हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये इतनी ही है, ठीक। तो अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। तो आप लिखो नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट्स, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, डाइएजोनियम सॉल्ट्स, इनकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। देखो इसमें आप एक पॉइंट ऐड करो, पहले लिखो, जो इसकी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, ये ब्रॉडली डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू इनटू टू कैटेगरीज, टू कैटेगरीज। जो इसकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट्स की जो जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये आप लिखो, पहली कैटेगरी जो होती है, ए करके आप लिखो, ए पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, रिएक्शंस रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, ठीक है, इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, ऐसी रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है। और बी करके लिखो दूसरी कैटेगरी में कैसी रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, रिएक्शंस, ठीक है, इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग रिटेंशन रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, डाइएजो ग्रुप, ठीक। अब देखो ये जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है ना, इसमें हम कैसी रिएक्शंस देखेंगे। केमिकल रिएक्शन दो कैटेगरीज में होती हैं। पहली रिएक्शन देखो होती है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब जो डाइएजोनियम सॉल्ट होता है ये वाला Rn2x-, इसमें से ये नाइट्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब ये नाइट्रोजन यहां से चला जाएगा। तो इसमें वही सारी रिएक्शंस हम देखने वाले हैं जिसमें ये नाइट्रोजन यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी की जो रिएक्शन है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, दूसरी ऐसी रिएक्शंस होंगी जहां ये डाइएजो ग्रुप यहां से डिस्प्लेस नहीं होगा, मतलब यहां से निकलेगा नहीं, ठीक है। तो डाइएजो ग्रुप आप यहां भी लिख सकते हो, इसमें ये डाइएजो ग्रुप ही है, नाइट्रोजन बोलो या डाइएजो ग्रुप बोलो, ठीक है, एक ही चीज है। अच्छा, ये दो किस्म की इसकी कैटेगरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं। अब देखो आप ए करके लिखो, पहले ए करके पहली कैटेगरी है जो, पहली कैटेगरी है जो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, ये लिखो, रिएक्शंस रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब यहां हम देखेंगे वो रिएक्शंस जहां नाइट्रोजन की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, मतलब नाइट्रोजन जो है वो डाइएजोनियम सॉल्ट से निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं वो कैसे होती हैं, देखो इसमें आप एक पॉइंट ऐड करो, पॉइंट ये ऐड करो, देखो पहला पॉइंट आप यहां ऐड करो, डाइएजोनियम ग्रुप, डाइएजोनियम ग्रुप, ठीक है। डाइएजोनियम ग्रुप का मतलब है नाइट्रोजन, ये डाइएजो का मतलब है ये नाइट्रोजन, ठीक है।
बीइंग अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। बीइंग अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप का मतलब होता है जो ग्रुप यहां से बाहर निकल के, मतलब इस कंपाउंड से बाहर निकल के अच्छा स्टेबल हो, उसको बोलते हैं अच्छा लिविंग ग्रुप। देखो जब ये नाइट्रोजन यहां से बाहर निकलेगा तो ये N2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में निकलेगा, और गैस जो होती है नाइट्रोजन गैस बहुत स्टेबल होती है, तो यहां से बाहर निकल के ये नाइट्रोजन स्टेबल हो जाता है। इसलिए यहां लिखा है डाइओजोनियम ग्रुप बीइंग अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, मतलब जो डाइओजोनियम ग्रुप होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इज substituted is substituted by other groups, by other groups, ठीक है, substituted by other groups such as Cl minus, Br minus, OH minus, Cn minus, etc, ठीक है। तो यहां लिखा है कि जो डाइज़ोनियम ग्रुप होता है ये वाला, ये बाहर निकल सकता है, मतलब बाहर निकल के ये स्टेबल हो सकता है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए इसको दूसरे ग्रुप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है, सब्सटीट्यूटिव का मतलब होता है रिप्लेस, रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब अगर दूसरे किसी ग्रुप के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो ये नाइट्रोजन ग्रुप यहां से निकल जाएगा, इसको दूसरा रिप्लेस कर देगा, मतलब इसकी जगह दूसरा ग्रुप आ जाएगा। तो वही लिखा है डाइज़ोनियम ग्रुप बीइंग अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड बाय अदर ग्रुप्स, दूसरे ग्रुप से इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमो, ये ब्रोमीन वाला, ये OH माइनस या फिर Cn माइनस एटसेट्रा, ये इसको क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट आप और ऐड करो कि नाइट्रोजन फॉर्म्ड एस्केप्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, नाइट्रोजन फॉर्म्ड escapes from the reaction mixture, from the reaction mixture, ठीक है, as नाइट्रोजन गैस, ठीक। आपको पता है जब इस कंपाउंड में से नाइट्रोजन निकलेगा तो N2 की फॉर्म में निकलेगा, तो जब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन कराएंगे, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, मतलब इस नाइट्रोजन को रिप्लेस करवाएंगे दूसरे ग्रुप से, दूसरे ग्रुप को यहां ऐड करा देंगे, अभी रिएक्शंस करेंगे आपको समझ में आएगा। तो उस टाइम क्या होता है, नाइट्रोजन फॉर्म्ड एस्केप्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एज नाइट्रोजन गैस, मतलब नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में रिएक्शन मिक्सचर से, जैसा ही हम रिएक्शन कराएंगे नाइट्रोजन गैस निकल के यहां से स्केप हो जाएगी, मतलब उड़ जाएगी हवा में, जहां रिएक्शन करेंगे वहां वो स्केप हो जाएगी, यहां से भाग जाएगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट थे यहाँ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन में, पहले आपको ये दो पॉइंट्स याद रखने थे। अब हम चलते हैं इसी में देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन है, 1 2 3 4 करके रिएक्शंस होंगी, ये दो पॉइंट आपको लिखने, तो आप इसको लिखो, इसको साफ करते हैं फिर आगे देखते हैं। तो अभी देखते हैं, यहां लिखा है मैंने रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, वही फर्स्ट कैटेगरी लिखी है। तो फर्स्ट कैटेगरी में 3-4 रिएक्शंस आती हैं, वो देख लेते हैं। तो पहली रिएक्शन आप यहां लिखो, पहली रिएक्शन लिखो सब्सटीट्यूशन बाय हैलाइड आयन, ठीक है। फर्स्ट लिखो यहां सब्सटीट्यूशन बाय हैलाइड आयन, ठीक है। और आपको पता है ये हैलाइड आयन क्या होता है, हैलाइड आयन होता है जैसे क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है। देखो डाइज़ोनियम सॉल्ट ये होता है Rn2 प्लस X माइनस। तो यहां हम क्या करेंगे, रिएक्शंस कैसी है जहां नाइट्रोजन पूरा ही डिस्प्लेस हो जाएगा, और ये वाली चीज जो है, ये वाली R के साथ यहाँ हैलाइड आयन मतलब Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये होते हैं हैलाइड आयन, F माइनस, ये सारे ऐड हो जाएंगे। देखो सब्सटीट्यूशन की जगह आपकी बुक के ऊपर रिप्लेसमेंट भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, पहली रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड आयन, किसकी रिप्लेसमेंट, नाइट्रोजन की रिप्लेसमेंट, इस नाइट्रोजन की रिप्लेसमेंट हैलाइड आयन से, ठीक है। तो यहां देखो सब्सटीट्यूशन का मतलब भी रिप्लेसमेंट ही होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सब्सटीट्यूशन बाय हैलाइड आयन, फर्स्ट रिएक्शन। तो आप यहां ऐड करो, देखो, क्योंकि आपको एक बात याद रखनी है, यहां हम रिएक्टेंट लेंगे ना, डाइज़ोनियम सॉल्ट कौन सा लेंगे, हमेशा हम डाइज़ोनियम सॉल्ट लेंगे यहाँ
मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला हमेशा बेंजीन ही होगी। यहाँ N2, यहाँ X माइनस की जगह क्लोरोब्रोमो हो सकता है, लेकिन यहाँ नीचे ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको। अगर X माइनस की जगह Cl माइनस हो तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ लेंगे, ये आप याद रखना। तो आप यहाँ एक पॉइंट ऐड करो, द Cl माइनस Br माइनस, देखो द Cl माइनस Br माइनस एंड Cn माइनस nucleophiles can easily be, nucleophiles, ठीक है, can easily be introduced, ठीक है, easily be introduced in the benzene ring, in the benzene ring, ठीक है, in the benzene ring, ठीक, in the presence of, आगे लिखो, in the presence of Cu first, ठीक है, Cu first ion, ठीक है, Cu first ion, ठीक है। The reaction is called Sandmeyer reaction, ये इंपॉर्टेंट है। The reaction is called Sand, MEYER, मेयर रिएक्शन, ठीक। तो देखो यहां बोल रहा है कि जो Cl माइनस, देखो ऊपर लिखा है सब्स्टिट्यूशन बाय हैलाइड आयन, हैलाइड आयन से सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, ठीक है। तो यहां लिखा है कि Cl माइनस Br माइनस या फिर Cn माइनस, देखो Cn माइनस हैलाइड आयन तो नहीं है, लेकिन ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इसको भी हम ऐड करा सकते हैं। तो लिखा है Cl माइनस Br माइनस और Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल है जो, इनको हम इजिली इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इस बेंजीन रिंग के अंदर। मतलब ये वाला जो कंपाउंड हम लेंगे यही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसका नाइट्रोजन यहाँ से उड़ा देंगे, इसकी जगह Cl माइनस Br माइनस या फिर Cn माइनस हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। कैसे करा सकते हैं, इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ Cu फर्स्ट आयन, Cu फर्स्ट आयन, देखो Cu फर्स्ट का मतलब क्या है, ये फर्स्ट का मतलब है कि यहाँ ये कॉपर है, Cu कॉपर है, फर्स्ट का मतलब है यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी, ठीक है, मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी यहाँ, इसीलिए यहाँ लिखा है Cu फर्स्ट। इस फर्स्ट का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट 1। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ठीक है, वो आपने 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था। मतलब यहाँ कॉपर आयन जो यूज होगा वो ये वाला यूज होगा। अगर Cu के ऊपर अगर +1 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, वही यहाँ लिखा है Cu1 आयन। द रिएक्शन इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। तो ये आप इंपॉर्टेंट यहाँ इसको अंडरलाइन कर लो, इस रिएक्शन को सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, कि एक नेम रिएक्शन है, सेंडमेयर साइंटिस्ट का नाम होगा, ठीक। तो देखो हम इनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं किसकी प्रेजेंस में, Cu फर्स्ट आयन की प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो अभी आप रिएक्शन लिखोगे, तो रिएक्शन में देखो आप क्या करोगे, यहां ऐसे लिखो, ये एक बेंजीन रिंग बना दो, इधर एक बेंजीन रिंग आप इधर बना दो और एक बेंजीन रिंग आप यहां बना दो, ठीक, ये इधर भी ये बेंजीन रिंग। तो ये एक्चुअल में रिएक्टेंट है जो इसमें हम लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl माइनस, N2 प्लस, यहां भी हम लेंगे N2 प्लस Cl माइनस, यहां भी हम लेंगे वही N2 प्लस और Cl माइनस। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 वाली रिएक्शन है जहां हम Cl, Br और Cn को ऐड कराएंगे, ठीक। और यहां आगे आप लोगे, ऐसे करो, ये 3 रिएक्शंस हैं, ये 3 अलग अलग रिएक्शंस हैं। मैंने एक बार पहले रिएक्टेंट लिख दिए, अभी हम यहाँ रीजेंट लिखेंगे। तो रीजेंट होगा, यहाँ यूज होगा CuCl और HCl, ठीक। अगर आपको इसमें N2 को रिमूव करके क्लोरीन ऐड कराना है तो आप लोगे यहाँ CuCl। देखो CuCl क्या करेगा, CuCl जो है ना उसमें से Cu प्लस आयन निकलेगा और Cl माइनस आयन निकलेगा, तो मिल गया ना हमें Cu प्लस आयन। तो ये रिएक्शन Cu+1 की प्रेजेंस में होगी, तो यहाँ CuCl हमने लिया तो यहाँ से हमें Cu+1 मिल जाएगा, ठीक। और अगर आपको देखो, अगर आपको Cl ऐड कराना है इसमें तो CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl लोगे। अगर आपको Br ऐड कराना है तो CuBr लोगे, कॉपर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है। और अगर आपको क्या ऐड कराना है, Cn ऐड कराना है तो आप लोगे CuCn इन प्रेजेंस ऑफ KCn, ये ले लोगे आप, ठीक। अब देखो, अब बहुत आसान है, कैसे करोगे, कुछ भी नहीं करना है आपको।
यहाँ आपको क्या करना है, ये क्लोरीन इंट्रोड्यूस होगा इसमें तो N2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन सब रिएक्शन में N2 यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, N2 यहाँ से निकल जाएगा तो N2 की जगह यहाँ आ जाएगा Cl। बस इतना करना है आपको कि N2 यहाँ से निकला तो इसकी जगह आ गया Cl। बस इस रिएक्शन में देखो N2 यहाँ से निकलेगा और यहाँ हमने ब्रोमाइड यूज किया है तो यहाँ आ जाएगा Br, और यहाँ हमने Cn लिया है ना, Cn साइनाइड लिया है तो N2 यहाँ से वही सेम टू सेम N2 निकलेगा और यहाँ आ जाएगा ऊपर Cn। और बाकी क्या बनेगा आप देखो, बाकी क्या बनेगा, यहाँ से क्या निकलेगा N2 इसमें भी निकलेगा, N2 इसमें भी निकलेगा और N2 इसमें भी निकलेगा, ये निकल गया, ठीक। और क्या बचेगा, और देखो यहां से क्या बचेगा, Cu, ये वाला Cl यहां से निकल के यहां आप ये लिख सकते हो कि यहां से CuCl बच जाएगा, यहां से CuBr बच जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, ऐसे ही है। या आप एक काम करो, ये इसको एज ए रीजेंट ही रहने दो, आप टेंशन मत लो, इतना ही लिख लो, इसको छोड़ दो, आप इसको एज रीजेंट यूज कर दो, इसका जो बनेगा उसका लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि अगर CuCl की प्रेजेंस में CuCl इंटू HCl लगाएंगे तो यहाँ Cl लग जाएगा, मतलब क्लोरीन ऐड हो गया बेंजीन रिंग में, साथ में नाइट्रोजन निकल गया। मतलब अगर हमें Cl ऐड कराना है तो हम क्या करेंगे, CuCl साथ में HCl इसमें डालेंगे, CuCl साथ में HCl, Cu से हमें Cu+1 आयन मिलेगा, वही हमें चाहिए, तो उसकी प्रेजेंस में Cl यहाँ लग जाएगा। तो ब्रोमीन लगाना है तो Br यहाँ लगा दोगे, Cn लगाना है तो कॉपर के साथ साइनाइड लगा दोगे, ऐसे तो यहाँ से भी नाइट्रोजन मिल जाएगा। ये बन गया ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ठीक। तो ये 3 रिएक्शंस हमें मिल गए यहाँ से। ये जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस में आपसे देखो, आपसे ये भी पूछा जा सकता है सेंड मेयर रिएक्शन क्या होती है। आप बोलोगे जब हम कॉपर+1 की प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन कराते हैं, डाइजोनियम साल्ट के अंदर कॉपर+1 की प्रेजेंस में हम Cl-, Br- या फिर Cn- की इंट्रोडक्शन कराते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन, ठीक। तो ये 3 रिएक्शंस यहां आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। अच्छा, अब देखो एक पॉइंट आप और ऐड करो यहां, आप यहां से नीचे लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे, ठीक है, आप लिखो द एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स, लिखो द एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स, ठीक है, कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय Gattermann reaction, ठीक है, आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय Gattermann reaction, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ, आगे लिखो, विच इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ डाइजोनियम salts, ठीक है, डाइजोनियम salts with copper HCl, ठीक है, कॉपर HCl और कॉपर और साथ में HBr। देखो यहां से 2 चीजें ही आपको समझनी है कि एक तो हम सेंड मेयर रिएक्शन से Cl, Br या फिर Cn को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेंजीन रिंग में, और इस रिएक्शन को बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन, मतलब सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। सेंड मेयर में क्या होता है, कॉपर+1 की प्रेजेंस में हम करते हैं। तो अगर हम यही सेम रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करेंगे, कॉपर+1 नहीं लेंगे, सिर्फ कॉपर और HCl या फिर कॉपर और HBr लेंगे, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे गैटरमैन रिएक्शन। देखो द एराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड, मतलब ये जो एराइल क्लोराइड बनाए ना हमने, ये एराइल क्लोराइड है, एराइल ब्रोमाइड है, ये हम प्रिपेयर कर सकते हैं गैटरमैन रिएक्शन से भी, मतलब इस रिएक्शन को गैटरमैन रिएक्शन बोलते हैं, इससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें हम करते क्या है, विच इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ डाइजोनियम साल्ट्स, मतलब यहाँ हम डाइजोनियम साल्ट्स की ट्रीटमेंट करते हैं कॉपर HCl के साथ और कॉपर HBr के साथ, ठीक। तो इसमें आप रिएक्शन लिखो, हम क्या करते हैं, यहाँ डाइजोनियम साल्ट लेते हैं, यहाँ ये वाला N2 + Cl-, डाइजोनियम क्लोराइड है,
तो इसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे कॉपर HCl के साथ। तो अगर कॉपर HCl के साथ करेंगे तो सेम टू सेम वही होगा, यहाँ कॉपर और HCl के साथ कराएंगे ट्रीटमेंट, तो ऊपर से नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ HCl है ना, तो यहाँ Cl इसके ऊपर लग जाएगा, तो Cl यहाँ लग जाएगा प्लस नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देखो Cl ये वाला लग गया, नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, और क्या बच गया यहाँ से, कॉपर क्लोराइड। देखो ये वाला जो कॉपर है ये इसको ले लेगा, यहाँ से कॉपर क्लोराइड बच गया, तो यहाँ कॉपर CuCl2 ये भी है, साथ में लिख दोगे। ठीक है, कॉपर क्लोराइड मतलब 2 नहीं होगा, यहाँ CuCl होगा, कॉपर +1 की स्टेट में यहाँ आएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये वन रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन है, अगर हम इसी गैटरमैन रिएक्शन के थ्रू ब्रोमीन को ऐड कराना हो हमें, देखो N2Cl N2+, तो ब्रोमीन को ऐड कराने के लिए क्या लेंगे, कॉपर और HBr ये लेंगे। तो अब देखो HBr लिया तो यहाँ ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हमने ये क्या किया, यहाँ ब्रोमीन ऐड कर दिया, और यहाँ क्या हुआ, N2 रिमूव हो गया, प्लस CuBr हो जाएगा यहाँ साथ में, कुछ भी नहीं है। देखो बिल्कुल आसान है। ये जो रिएक्शंस मैंने आपको कराई है ना, ये सारी की सारी रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो सब है तो ये दो ही रिएक्शंस हैं, एक तो सेंडमेयर रिएक्शन है, एक गैटरमैन रिएक्शन है। सेंडमेयर में हम कॉपर 1 आयन यूज करते हैं, और साथ में हम HCl या फिर HBr जो लगाना हो हमें वो यूज कर लेते हैं, और गैटरमैन रिएक्शन में हम सिर्फ कॉपर और HCl यूज करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ कॉपर 1 नहीं यूज करते हैं, सिर्फ कॉपर यूज करते हैं और HCl यूज करते हैं। तो दोनों में ही क्या होता है, दोनों में ही नाइट्रोजन ग्रुप डिस्प्लेस हो जाता है। किससे, डाइज़ोनियम सॉल्ट से नाइट्रोजन ग्रुप डिस्प्लेस हो जाता है, और नाइट्रोजन यहाँ से जो निकलता है, यहाँ आप एरो लगा सकते हो, ये गैस की फॉर्म में यहाँ से एस्केप हो जाता है। ठीक है, गैस की फॉर्म में एस्केप हो जाता है ये। तो ये थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बाई हैलाइड आयन, और यही सबसे लेंथी रिएक्शन थी। इसके बाद सारी रिएक्शन जो होंगी वो आसान होंगी। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, इतना आप लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो अभी देखो यही जो रिएक्शन है ना, सब्स्टिट्यूशन बाई हैलाइड आयन, इसमें हमने कौन कौन से आयन इंट्रोड्यूस करा के देखे, अभी Cl- को इंट्रोड्यूस कराया, Br- को इंट्रोड्यूस कराया, अभी हमारे पास आयोडीन माइनस बच रहा है और F- बच रहा है। इनको कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ये देख लो, I- और F- को। तो आप यहां एक पॉइंट ऐड करो, देखो आयोडीन इज नॉट इजिली इंट्रोड्यूस्ड, आयोडीन इजिली इंट्रोड्यूस नहीं होता है, आयोडीन, ठीक है, इज नॉट इजिली इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, आयोडीन जो है इजिली इंट्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग में, इनटू द बेंजीन लिखो, इनटू द बेंजीन। और अगर हम आयोडीन को इंट्रोड्यूस कराना चाहें, मतलब आयोडीन आई को हम बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस कराना चाहें, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप लिखोगे सिर्फ यहां वही बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ले लो, N2Cl N2+, तो यहां आयोडीन कराना है तो आपको इसके साथ ऐड कराना पड़ेगा Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक, यहां हम कॉपर वाला और वो यूज नहीं करेंगे, मतलब गैटरमैन और सेंडमेयर रिएक्शन यहां यूज नहीं होगी, सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड के साथ आप रिएक्ट कराओगे, तो यहां आयोडीन भी हमारा बेंजीन के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आयोडीन प्लस यहाँ नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और यहाँ से ये देखो आयोडीन इंट्रोड्यूस हो गया, नाइट्रोजन निकल गया, Cl यहाँ से निकला और K यहाँ से, तो KCl भी साथ में यहाँ बन जाएगा, KCl ये बन जाएगा। ठीक, तो आयोडीन को हम ऐसे बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ये भी एक रिएक्शन आप लिख सकते हो। ठीक, अच्छा अब देखो एक और रिएक्शन है, वो देखो कैसी है, आप पॉइंट ऐड करो, व्हेन एरीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड, लिखो व्हेन एरीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, इज ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है, जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड से, उसके बाद लिखो एरीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट
is precipitated, ठीक है। which on heating, देखो which on heating देखो which on heating, ठीक है, which on heating yield aryl fluoride, yield aryl fluoride, ठीक है। and this reaction ठीक है is called Balz, 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 SCHIEMANN रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। यही 3 रिएक्शन यहां इंपॉर्टेंट थी। सैंडमैन रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन के थ्रू कैसे होता है, और ये वाली रिएक्शन बाल्स BALZ है, ये बाल्स शाइमैन रिएक्शन। यहां देखो इसमें क्या होता है कि व्हेन एरीन डाइसोनियम क्लोराइड, यहां लिखो एरीन डाइसोनियम क्लोराइड, ये हमारा एरीन है, ये हमारा डाइसोनियम हो गया, ये हो गया क्लोराइड, ठीक है। जब इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड होता है HBF4, ये फ्लोरोबोरिक एसिड होता है। तो हमें क्या मिलता है, एरीन डाइसोनियम फ्लोरोबोरेट, मतलब हमें ये मिलता है, एरीन ये हो गया, डाइसोनियम ये हो गया, और फ्लोरोबोरेट हो गया ये BF4 माइनस और ये प्लस, ये मिलता है। अब देखो ये प्रिसिपिटेट हो जाता है, मतलब ये मिलता है विच ऑन हीटिंग, जब इसको हम क्या करते हैं, फिर से हीट करते हैं, हीटिंग पे एराइल फ्लोराइड हमें मिल जाता है, एराइल फ्लोराइड, मतलब एराइल ये हो गया और फ्लोराइड ये हो गया, ठीक। और इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्स-शाइमैन रिएक्शन, या इसको कुछ लोग बाल्स-शाइमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो बाल्स-शाइमैन रिएक्शन। देखो कि हमने क्या किया, पहले Cl को इंट्रोड्यूस कराया, Br को इंट्रोड्यूस कराया, दोनों रिएक्शन से, सैंडमैन से भी करा सकते हैं, गेटरमैन से भी करा सकते हैं। I- को इंट्रोड्यूस कराया कैसे, Ki से ऐड करके, और F- को अगर हमें बेंजीन में इंट्रोड्यूस कराना हो तो हम क्या करते हैं, बाल्स-शाइमैन रिएक्शन करते हैं। इस रिएक्शन में हम पहले क्या करते हैं, देखो एरीन डाइसोनियम क्लोराइड जो ये है ना, ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड जो है, डाइसोनियम साल्ट है, इसको जब हम फ्लोरोबोरिक एसिड, ये फ्लोरोबोरिक एसिड है, फ्लोरोबोरिक एसिड, इसके साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहां से हम हमारा बनता है बेंजीन डाइसोनियम फ्लोरोबोरेट, ये बनता है, बेंजीन डाइसोनियम फ्लोरोबोरेट ये बनता है। जब इसको हम हीट करते हैं तो यहां से हमें ये मिल जाता है, मतलब F इंट्रोड्यूस हो जाता है बेंजीन रिंग में, और साथ में यहां से नाइट्रोजन निकल जाता है। देखो ये नाइट्रोजन यहाँ ये निकल जाएगा, और यहां से B या 4 कुछ और भी बनेगा, लेकिन इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन निकल जाएगा यहां से और F इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो मतलब ये रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन बाय हैलाइड आयन, ये हमारी रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हुई। यहाँ सारे के सारे हैलाइड आयन हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करा दिए, और यहाँ क्या हुआ, हर किसी रिएक्शन में नाइट्रोजन की डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। सारे के सारे हैलाइड आयन यहाँ हमने इंट्रोड्यूस करा दिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन। अभी 2-3 रिएक्शंस और हैं, और यही एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट है, बहुत आसानी से होंगी, देखना आप, ठीक है। तो आप इसको लिखो, फिर आगे देखते हैं। तो अभी देखो दूसरी रिएक्शन हम देख रहे हैं इसी कैटेगरी में, वह हमारी सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब अभी हम कौन सा ग्रुप ऐड करेंगे, हाइड्रोक्सिल OH- ग्रुप, ये ग्रुप ऐड करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए देखो वही सेम लेना है आपको, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड लेना है, हमेशा यही लेना है आपको, N2 + Cl- ये लेना है, और OH- ऐड करने के लिए आपको यहां वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, H2O वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ आपको एक तो H+ रखना है, और टेम्परेचर ग्रेटर देन कितना रखना है, 278 केल्विन, 278 केल्विन से ज्यादा रखना है। और कहां तक लेके जाना है टेम्परेचर, 283, मतलब 278 से 283 केल्विन तक टेम्परेचर लेके जाना है आपको, ठीक है। इतना टेम्परेचर यहाँ रखना है, 278 से नीचे नहीं आना चाहिए, 278 से
283 केल्विन तक टेम्परेचर लेके जाना है। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम H2O वाटर है ना, तो आपको पता है वाटर H प्लस प्लस OH माइनस होता है, तो यहाँ से OH माइनस ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा और आप ऐसे लिखोगे यहाँ क्या हुआ, यहाँ OH माइनस इंट्रोड्यूस हो गया प्लस नाइट्रोजन यहाँ से निकल गया, ठीक है। और नाइट्रोजन निकल गया तो साथ में देखो वाटर से OH माइनस इसमें चला गया, नाइट्रोजन यहाँ से निकल गया, यहाँ से Cl माइनस और ये H प्लस जुड़ के क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ये एक्चुअल में फिनोल है। तो यहाँ से हम इस रिएक्शन में हम क्या करा सकते हैं, OH माइनस को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं डाइजोनियम साल्ट में, मतलब डाइजोनियम साल्ट का यूज करके हम OH माइनस भी बना सकते हैं इस रिएक्शन के थ्रू, ठीक। तो ऐसे हम ये करेंगे रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आप इसमें थोड़ी सी थ्योरी खुद ऐड कर सकते हो, व्हेन डाइजोनियम साल्ट इज ट्रीटेड विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ये आप खुद भी लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय H, थर्ड रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट कैसे करा सकते हैं, तो वही चीज सेम आपको करनी है। हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट कराने के लिए वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपको लेना है, ठीक है। तो क्या लोगे, N2Cl माइनस यहाँ प्लस। तो इसके लिए आप किसके साथ ट्रीट करोगे, एक एसिड होता है H3PO2, उसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, इसके साथ आप ट्रीट करोगे और साथ में यहां वाटर भी लिख देना प्लस H2O। आपको ये रिएक्शन सिर्फ याद रखनी है, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको कि हाइड्रोजन के साथ कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, इसके साथ ट्रीट कराते हैं तो यहां से हमारा क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर H प्लस, जो H प्लस नहीं H ऐड हो जाता है ये, और साथ में आपको पता है नाइट्रोजन यहां से निकलेगा और ये H3PO2 है ना, जो यहाँ H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको लिखना है, ठीक, इतना लिखना है। और साथ में यहाँ हमें ये Cl माइनस निकलेगा और यहाँ से H प्लस निकलेगा, तो HCl भी यहाँ से हमें मिल जाता है। ये रिएक्शन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तभी मैंने इसको शॉर्ट में कराया है। अगर H प्लस ये H इंट्रोड्यूस करना हो तो तब आप क्या करोगे, तब आप H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस वाटर के साथ ट्रीट कराओगे तो ये H इंट्रोड्यूस हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। अब देखो बेंजीन रिंग के ऊपर H इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, यहाँ H इंट्रोड्यूस करने का मतलब कुछ भी नहीं है। देखो बेंजीन रिंग जो होती है हर जगह यहाँ H तो पहले ही होते हैं, तो एक H देखो पहले यहाँ कुछ और लगा था, उसको हटा के H लगाया तो ये ओवरऑल पूरी बेंजीन ही बन गई, ये पूरा बेंजीन ही है। तो आप इस H को यहाँ लिखो चाहे ना लिखो, ऐसे लिखो तब भी ठीक है, ये तो पूरा बेंजीन ही है। तो यहाँ इस रिएक्शन में ये बेंजीन बन जाता है, मतलब N2 इस रिएक्शन में भी यहाँ से रिमूव हो जाता है, नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है H प्लस ऐड कराने से, ठीक है। और इसी में लास्ट है फोर्थ नंबर वाली जो रिएक्शन है इसमें, वो है सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप होता है NO2 ग्रुप, इससे कैसे सब्स्टिट्यूट कराएंगे, तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। आप लिखो वही सेम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लोगे आप, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया, N2 प्लस Cl माइनस, तो ये इंट्रोड्यूस NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप क्या करोगे, पहले देखो, पहले आप इसमें क्या करते हो, पहले देखो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, HBF4 से रिएक्ट कराओ। HBF4 से रिएक्ट कराने पे आपको पता है क्या होता है, HBF4 होता है हाइड्रो, ये वाला कौन सा एसिड होता है, अभी देखा था ना, ये एसिड होता है, अभी मैंने आपको नाम बताया था, अभी मुझे भूल गया नाम इसका, ठीक है। HBF4 से रिएक्ट करोगे तो यहां से अभी मैंने आपको बताया था क्या बनता है, ये वाला बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बन जाता है, BF4 माइनस बन जाता है यहाँ और यहाँ प्लस। अब आप क्या करोगे, इसको ट्रीट कराओगे किसके साथ, नाइट्रिक एसिड नहीं NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ कराओगे इंट्रोड्यूस, ठीक है। और साथ में यहाँ कैटलिस्ट याद रख लेना, कॉपर और हीट करोगे, मतलब NaNO2 के साथ रिएक्ट कराओगे इसको और साथ में कॉपर और हीट करोगे। तो अब क्या होगा, यहाँ ये नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ऊपर NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, साथ में यहाँ से N2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक। और साथ में ये NaNO2 था ना, यहाँ से Na निकलेगा, यहाँ BF4 है तो यहाँ प्लस NaBF4 भी हमें मिलेगा, NaBF4 मिलेगा।
ठीक, और ये हो गया इंट्रोड्यूस नाइट्रो ग्रुप। तो ऐसे देखो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसका और कोई तरीका है नहीं, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको रिएक्शंस याद ही रखनी पड़ेंगी। ठीक, तो ये ऐसे करके हम नाइट्रो ग्रुप भी बेंजीन रिंग में ऐड करा सकते हैं। तो यही थी हमारी सारी रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, ऐसी रिएक्शंस जहां नाइट्रोजन की डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही हैं। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ये भी हमने देखा। सब्स्टिट्यूशन बाई क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, वो भी देख लिया। ठीक है, आपको 3 किस्म की रिएक्शंस भी बताई, गैटरमैन रिएक्शन, सेंडमैन रिएक्शन, और कौन सी रिएक्शन बताई? बाल्स-शाइमैन रिएक्शन, ठीक, वो भी बताई। और यहाँ नाइट्रो ग्रुप से भी सब्स्टिट्यूशन होती है, तो पहले इसमें ये करना पड़ता है, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करना पड़ता है, फिर यहाँ से बनता है बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, ये बनता है। फिर इसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ कराई, कॉपर और ये हीट, ये कॉपर कैटलिस्ट यूज किया, तो ये बन जाएगा। ये 2 रिएक्शन आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये पहली कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस इतनी ही थी। अभी देखते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस। अभी देखो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ जो रिएक्शन है ना, बी करके लिख दो आप, जो मैंने आपको बताया था कि 2 कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस होती हैं, बी करके लिखो। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, ऐसी रिएक्शंस डाइएजोनियम साल्ट्स की, ऐसी रिएक्शंस जहां डाइएजो ग्रुप मतलब नाइट्रोजन ग्रुप रिटेंशन होती है उसकी, मतलब वो वहां से रिमूव नहीं होता। तो इसमें एक ही किस्म की रिएक्शंस होती हैं सिर्फ, उनको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है, कपलिंग रिएक्शंस इसमें होती हैं। कपलिंग का मतलब होता है यहां 2 चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। तो आप इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करो जल्दी जल्दी। डाइज़ोनियम साल्ट्स रिएक्ट विद, देखो डाइज़ोनियम साल्ट्स रिएक्ट विद, ठीक है, डाइज़ोनियम साल्ट्स हाईली एक्टिवेटेड, react with highly activated aromatic compounds, ठीक है, to produce dyes and indicators, ठीक, मतलब जो डाइज़ोनियम साल्ट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ। मतलब इसमें मोस्टली कौन कौन सा होता है? फिनोल और एनिलीन, इन दोनों के साथ मोस्टली एनिलीन, ये हाईली एक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक होते हैं दोनों। तो इनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं डाइज़ोनियम साल्ट्स? डाइज बनाते हैं और कुछ इंडिकेटर्स बनाते हैं, डाइज और इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स आपको पता है एसिड बेस को डिटेक्ट अलग करने के लिए यूज होते हैं ना इंडिकेटर्स, तो वही। डाइज आपको पता है वो भी कलरिंग सब्सटेंस होता है, जैसे सर के लिए कोई बालों में डाई लगाते हैं ना, कलर करते हैं, तो वही, ठीक है। तो इसमें आप दूसरा पॉइंट ऐड करो, मतलब यहां बनता क्या है? डाइज और इंडिकेटर बनते हैं। रिएक्शंस कौन सी होती है? कपलिंग रिएक्शन। दूसरा पॉइंट लिखो, रिएक्शन विद फिनोल्स टेक्स प्लेस, द रिएक्शन विद फिनोल्स टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस in slightly alkaline medium, in slightly alkaline medium, ठीक है। एंड करके लिखो, एंड रिएक्शन विद एनिलीन takes place in acidic medium, ठीक है। ये आप लिखो कि हम क्या करेंगे, 2 किस्म की सिर्फ यहां रिएक्शन देखेंगे, एक फिनोल के साथ, एक एनिलीन के साथ, क्योंकि ये हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो यही लिखा है, डाइज़ोनियम साल्ट रिएक्ट करते हैं हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ, जैसे फिनोल और एनिलीन के साथ, और डाइज और इंडिकेटर्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखो रिएक्शन विद फिनोल्स, जो फिनोल्स के साथ रिएक्शन होती है, टेक्स प्लेस इन स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, वो एल्कलाइन मीडियम में होती है। एल्कलाइन मीडियम का मतलब है बेसिक मीडियम में। एंड रिएक्शन विद एनिलीन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम, रिएक्शन जो एनिलीन के साथ होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है, ठीक। इतना आपको लिखना है। अब देखो एक पॉइंट और ऐड करो आप, फिर रिएक्शन देखते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल एंड एनिलीन, यहां लिखो मॉलिक्यूल्स ऑफ
फिनोल एंड एनिलीन, ठीक है, एनिलीन एटसेट्रा। मतलब जो फिनोल और एनिलीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, आर कपल्ड विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आर कपल्ड विद बेंजीन बेंजीन डाइएजोनियम डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, कपल्ड विद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और आगे लिखो एट पैरा पोजिशन, एट पैरा पोजिशन, पैरा पोजिशन पे वो कपल हो जाते हैं, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन, लिखो, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। तो ये आपको लिखना है, ठीक। देखो इतना क्यों लिखवा रहा हूं मैं, ताकि थ्योरी पढ़ के आपको बाद में खुद भी समझ आए, इसलिए लिखवा रहे हैं। देखो यहां लिखा है कि जो कपलिंग रिएक्शंस होती हैं, देखो ये ऊपर लिखा है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, मतलब ऐसी रिएक्शंस होंगी जहां डाइएजो ग्रुप को कुछ नहीं होगा, मतलब नाइट्रोजन ग्रुप जो है डाइएजोनियम साल्ट से रिमूव नहीं होगा। तो इसमें एक ही किस्म की रिएक्शंस आती है, कपलिंग रिएक्शंस। तो इसमें क्या होता है, डाइएजोनियम साल्ट जो होते हैं वो हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे फिनोल और एनिलीन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और जब वो फिनोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, जब एनिलीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन, ये देखो, जब फिनोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में होती है, जब एनिलीन के साथ डाइएजोनियम साल्ट रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, ठीक। अब देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल एंड एनिलीन, जब फिनोल और एनिलीन डाइएजोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल एंड एनिलीन एटसेट्रा आर कपल्ड विद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, मतलब जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम एनिलीन और फिनोल के साथ रिएक्ट कराते हैं उनके मॉलिक्यूल कपल हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, ठीक है। और कहां जुड़ते हैं, पैरा पोजीशन पे जुड़ते हैं, और इस टाइप की रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो रिएक्शन जो होती है उसको देखते हैं। आप यहां क्या करोगे, फर्स्ट लिखो रिएक्शन, हम पहले फिनोल के साथ जोड़ के देखते हैं। यहां लिख दो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यही होता है ना, N2 प्लस Cl-, इसकी रिएक्शन करानी है फिनोल के साथ, फिनोल ये होता है, और इसका H यहां से बाहर लिख दो, H अंदर होता है ना यहाँ बेंजीन में, यहां आपने बाहर लिख देना, तो कपलिंग करा दो। ये रिएक्शन कहां होती है, बेसिक मीडियम में, ये ऊपर लिखा है ना बेसिक मीडियम में होती है, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, OH-, ठीक। और pH कितनी होती है बेसिक मीडियम में, pH आपको पता है 9 से 10 लिखना है आपको, 9 से 10, और टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखना है, ये इसकी कंडीशन है। तो इसमें क्या होगा, कपलिंग हो जाएगी। कपलिंग कैसे होगी कि ये दोनों बेंजीन ऐसे जुड़ जाएंगे, एक बेंजीन ये वाला है, ठीक है, ये देखो ऐसे होगा, यहां नाइट्रोजन था ना, इस बेंजीन को मैंने, इस वाले बेंजीन को मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे करके लिख दिया, ऐसे किया तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गया ऐसे। अब इसके साथ ये वाला H जो H है ना, आप ऐसे देखो, ये H और ये Cl यहां से निकल जाएंगे, ठीक, और ये वाला पार्ट इस N के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको टेढ़ा कर दो, इसको भी टेढ़ा कर दो, दोनों को टेढ़ा कर दो, ठीक है। देखो इसको टेढ़ा करेंगे तो ये नाइट्रोजन वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा, इसको टेढ़ा करेंगे तो हाइड्रोजन वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन यहां से निकलेगा तो नाइट्रोजन के साथ ये वाली चीज जुड़ जाएगी, तो वही होगा, ये चीज नाइट्रोजन के साथ ऐसे जुड़ जाएगी, ये, ठीक। और ऊपर की तरफ OH है तो यहां लिख दो OH, तो ये हमारा ऐसे हो जाएंगे। देखो जब ये डाइएजोनियम क्लोराइड है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसने फिनोल के साथ जब रिएक्ट किया तो ये कपलिंग हो गई। कपलिंग होने के बाद देखो पैरा पोजीशन पे हुई, ये इसकी पैरा पोजीशन है, ठीक है, पैरा पोजीशन पे हुई ना कपलिंग, देखो पैरा पोजीशन है, ठीक। अच्छा, ये जो बनता है ना, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। और ये एक ऑरेंज डाई होती है, ऑरेंज डाई होती है ये, ठीक। तो आपको यहां से क्या समझ में आया, जब डाइएजोनियम साल्ट किसके साथ रिएक्ट करते हैं, फिनोल के साथ, तो कपलिंग हो जाती है। मतलब कपलिंग कैसे दिखानी है आपको, इसको ऐसे कर दो, जब इसको ऐसे टेढ़ा करेंगे तो ये नाइट्रोजन इस तरफ आ जाएगा, इसको भी ऐसे टेढ़ा कर दो, हाइड्रोजन इस तरफ, ये OH इस तरफ,
तो बस HCl को यहां से निकालो, HCl को जोड़ दो, तो N2 को इसके साथ जोड़ दो, तो जब N2 जुड़ेगा तो इसकी ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगी, N डबल बॉन्ड N आ जाएगा। ठीक, समझ में आया आपको? और दूसरी रिएक्शन जो है वो कैसे कराओगे, उसमें आपने एनिलीन के साथ रिएक्ट कराना है। देखो सेम टू सेम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लो, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये लिया, प्लस यहां अभी आपने क्या लेना है, एनिलीन लेना है। एनिलीन होता है इसके ऊपर NH2 ये होता है। तो सेम ये जो रिएक्शन है एनिलीन के साथ आपको बताया था एसिडिक मीडियम में होगी, तो यहाँ H प्लस ले लो, H प्लस में pH होती है 4 से 5 और टेम्परेचर वही 0 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ लेना है। ठीक, तो इतना करना है। अब देखो इसको टेढ़ा कर दो, सेम इसको टेढ़ा करेंगे तो ऐसा आएगा, देखो ऐसा आएगा, यहाँ N डबल बॉन्ड N, इसको भी टेढ़ा कर दो, यहाँ हाइड्रोजन को बाहर दिखाना है ऐसे, इसको भी टेढ़ा करोगे तो NH2 उस तरफ आएगा, तो ये H और Cl यहां से निकलेगा, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा ऐसे, ये, और यहां क्या आ जाएगा, NH2 ये आ जाएगा। तो ये हो गई कपलिंग, कपलिंग का मतलब दोनों जुड़ गए। ठीक, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। आप इसको थोड़ा सा ऐसे करो, समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, टेढ़ा करके देखो, HCl निकालो, N को इसके साथ जोड़ दो। ठीक, और इसका नाम क्या हो गया, देखो यहाँ पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी था और यहाँ पैरा पोजीशन पे क्या है, अमीनो ग्रुप। तो अमीनो ग्रुप भी बोल सकते हो आप, पैरा अमीनो, बाकी वही है सेम, एजोबेंजीन। ठीक है, पैरा अमीनो है, बाकी इसको एजोबेंजीन बोल देते हैं। और ये जो होती है ये येलो डाई होती है, ये येलो कलर की डाई होती है। ठीक, आई समझ आपको? तो ये थी हमारी सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस, जिसको बोला था हमने रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाईएजो ग्रुप। देखो दोनों ही रिएक्शन में डाईएजो ग्रुप इधर ही है, यहां से बाहर नहीं गया है, डाईएजो ग्रुप निकला नहीं है, यहां भी N2 इधर है, यहां भी N2 इधर है, दोनों जुड़ के कपलिंग होगी और डाई और इंडिकेटर बनते हैं। ठीक है, डाइस कलर है, यहाँ ऑरेंज डाई, यहाँ येलो डाई बने, तो ये आपको रिएक्शन ऐसे करनी है। ठीक, तो अभी देखो यही थी हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम साल्ट्स। तो आप इसको लिखो, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक, तो इसको साफ करते हैं, आगे लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, इसके यूजेस। तो अभी देखो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में डाइजोनियम सॉल्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो 3 पॉइंट है, सिर्फ 3 पॉइंट आप जल्दी जल्दी लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, डाइजोनियम सॉल्ट्स आर वेरी गुड इंटरमीडिएट्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स आर वेरी गुड इंटरमीडिएट्स। ठीक है, इंटरमीडिएट्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ, आगे लिखो, फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस Cn माइनस एटसेट्रा इन द बेंजीन रिंग। ठीक है, ये पॉइंट बोल रहा है कि डाइजोनियम सॉल्ट जो हैं ये बहुत अच्छे इंटरमीडिएट हैं, इन डाइजोनियम सॉल्ट्स को हम यूज करके आसानी के साथ इनको बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये हमने बना के भी देखा, हमने F को भी इंट्रोड्यूस कराया, Cl Br I Cn को इंट्रोड्यूस कराया, इनको हम आसानी से बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, लिखो 10 रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजो ग्रुप, ठीक है, बाय अदर ग्रुप्स इज हेल्पफुल, ठीक है, इन प्रिपेयरिंग दोज substituted aromatic
कंपाउंड्स, ठीक है, which cannot be prepared, ठीक है, by direct substitution, by direct substitution, ठीक। ये आप लिखो, देखो यहां लिखा है कि डाइज़ोनियम सॉल्ट्स जो हैं अच्छे इंटरमीडिएट हैं, मतलब अच्छे हैं क्या इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ये ग्रुप बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस कराने के लिए अच्छे इंटरमीडिएट्स हैं, इसलिए रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजो ग्रुप बाय अदर ग्रुप्स इज हेल्पफुल। मतलब अगर हम डाईएजो ग्रुप को रिप्लेस कर दें दूसरे ग्रुप से, मतलब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के अंदर अगर हम डाईएजो ग्रुप को रिप्लेस करना चाहें तो हम आसानी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं इस ग्रुप को, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, सपोज हमें बनाना है ये बेंजीन, ये वाला बनाना है, तो अगर हम डायरेक्ट क्लोरीनेशन कराएंगे इसकी ना, डायरेक्ट क्लोरीनेशन कराएंगे तो वो उतना आसान नहीं होगा कराना, मतलब डायरेक्ट यहाँ बेंजीन के ऊपर Cl इंट्रोड्यूस कराना उतना आसान नहीं होगा, या फिर Br इंट्रोड्यूस कराना आसान नहीं होगा। अगर हम डाइज़ोनियम सॉल्ट का यूज करेंगे तो बहुत आसानी के साथ हम वो वाले ग्रुप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो आसानी के साथ इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते बेंजीन में, हम डाइज़ोनियम सॉल्ट को यूज करके वो वाले ग्रुप आसानी के साथ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। देखो वही लिखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप बाय अदर ग्रुप इज हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग दोज सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स, मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड प्रिपेयर करने में यूज होते हैं डाइएजो ग्रुप, विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से प्रिपेयर नहीं हो सकते। इसकी एग्जांपल भी है हमारे पास, यहां वो लिख दो आप एग्जांपल में आप लिखो, एग्जांपल एराइल फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, एग्जांपल एराइल फ्लोराइड्स, ठीक है, एंड आयोडाइड्स cannot be prepared by direct substitution, ठीक है, by direct substitution, but can be prepared easily, ठीक है, by using डाइएजोनियम सॉल्ट्स, मतलब जैसे हमने देखा था कि आयोडीन को अगर हम बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस कराना चाहें, ऐसा कंपाउंड बनाना चाहें, तो ये वाला आसान नहीं है बनाना, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट, मतलब सपोज अगर हम बेंजीन रिंग की डायरेक्ट इंट्रोडक्शन करेंगे I2 के साथ तो ये सब्स्टिट्यूशन कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में डाइएजोनियम सॉल्ट लेंगे तो फिर सिर्फ हम KI के साथ रिएक्शन करा के बहुत आसानी के साथ I को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। या फिर फ्लोरीन को इंट्रोड्यूस कराना भी बेंजीन में मुश्किल है, फ्लोरीन को अगर हमें इंट्रोड्यूस कराना हो बेंजीन में, मतलब ऐसा कंपाउंड बनाना हो, ऐसा कंपाउंड बनाना हो, वो भी बड़ा मुश्किल है, वो भी सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होती। लेकिन अगर हम बाल-शेइमैन रिएक्शन यूज करें तो उसमें डाइज़ोनियम सॉल्ट को यूज करें तो फ्लोरीन को भी आसानी से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट इस लेक्चर का लिखो, साइनो ग्रुप कैन नॉट बी इजिली इंट्रोड्यूस्ड। साइनो ग्रुप कौन सा होता है? साइनो ग्रुप होता है CN- वाला ग्रुप, ठीक है, ये भी इजिली इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता बेंजीन रिंग में। साइनो ग्रुप कैन नॉट बी इजिली इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग, ठीक है, बाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, but can be easily introduced, ठीक है, using डाइज़ोनियम सॉल्ट्स, लिख लो, using डाइज़ोनियम सॉल्ट्स, ये आप लिखो, ठीक है। तो आप देखो क्या बोल रहा है कि डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है एरोमेटिक कंपाउंड की सिंथेसिस में, कि कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स है जो हम डायरेक्ट मेथड से नहीं बना सकते, ठीक है, जैसे हमें आयोडीन ऐड कराना हो या फिर फ्लोरीन ऐड कराना हो या फिर साइनो ग्रुप अगर हमें बेंजीन में ऐड कराना हो तो वो सब्स्टिट्यूटेड
प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आसान नहीं होता, लेकिन डाइज़ोनियम साल्ट यूज करके हम उन चीज़ों को आसानी से बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जैसे हमने बहुत सारी रिएक्शंस में करा के देखा। तो इतना ही था हमारा ये पूरा टॉपिक, डाइज़ोनियम साल्ट्स वाला पूरे का पूरा टॉपिक इतना ही था। तो क्विक रिवीजन करें तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, हमने देखा डाइज़ोनियम साल्ट की इंट्रोडक्शन, कि इसमें डाइएजो ग्रुप होता है, नाइट्रोजन जो N2 ग्रुप होता है उसको डाइएजो ग्रुप बोलते हैं, इनका जनरल फार्मूला ये होता है, ठीक, Rn2x- ऐसे करके होता है, ठीक है। फिर हमने नेमिंग देखी, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी, फिर केमिकल रिएक्शंस देखी। उसमें 3 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, आप एक बार याद कर लो, सेंडमेयर, गेटरमैन और बाल्स-शाइमैन बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसमें हमने हैलाइड आयन को इंट्रोड्यूस कराया था। फिर हमने देखी दूसरी किस्म की रिएक्शंस, जहां जिन रिएक्शंस में क्या होता है, एक रिएक्शंस ऐसी थी जिनमें N2 ग्रुप रिमूव हो जाता था, और दूसरी कैटेगरी ऐसी थी जिनमें N2 ग्रुप उसमें रिटेंशन होती थी, मतलब रिमूव नहीं होता था, रिटेंड रहता था, उधर ही रहता था। तो उसमें कपलिंग रिएक्शंस थी। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, एनिलीन और फिनोल क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं डाइज़ोनियम साल्ट के साथ और डाइज या फिर इंडिकेटर बनाते हैं, ठीक है, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस देख ली। तो इतना ही था हमारा डाइज़ोनियम साल्ट्स। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें से आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक। देखो कैसे क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं एग्जाम में, ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं यहां से। देखो पहला क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है एग्जाम में, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय डाइज़ोनियम साल्ट, डाइज़ोनियम साल्ट का क्या मतलब है, ठीक है। डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड यूजिंग रेजोनेंस, स्टेबिलिटी जो हमने रेजोनेंस दिखाया था वो स्टेबिलिटी आपको दिखानी है। दूसरा आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंडमेयर रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। सेंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने देखी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में, तो ये आपको करा दिया यहाँ भी, ये भी आप कर सकते हो। गिव एनी 4 केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइज़ोनियम साल्ट्स, ये भी आप आराम से दे सकते हो, 4 केमिकल रिएक्शंस बतानी है डाइज़ोनियम साल्ट्स की। या फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइज़ोनियम साल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, यही जो मैंने अभी कराया, इंपॉर्टेंस क्या है एरोमेटिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में डाइज़ोनियम साल्ट्स की, ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो, व्हाट आर कपलिंग रिएक्शंस, डिस्कस कपलिंग रिएक्शंस इन डाइज़ोनियम साल्ट्स, कपलिंग रिएक्शंस क्या होती हैं और कपलिंग रिएक्शंस को डिस्कस करो डाइज़ोनियम साल्ट्स में, ये भी आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। और 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस वाला भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में सेम टू सेम वही रिएक्टेंट दिए होंगे, साथ में यहाँ रिएजेंट भी दिए होंगे, और आपको क्या करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे, या फिर प्रोडक्ट दिए होंगे आपको रिएक्टेंट लिखने पड़ेंगे। वो चीज तब होती है जब आप इन सारी रिएक्शंस को लिख लिख के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। देखो रिएक्शंस को याद रखने का एक ही तरीका है कि उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिख लिख के, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। लिख लिख के प्रैक्टिस करो और आंखें बंद करके दिमाग में देखो, कि दिमाग में सोचो कि हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक, वो ही तरीका है रिएक्शन को याद करने का, ठीक। तो फिर ये हमारा खत्म हो गया डाइज़ोनियम साल्ट वाला पार्ट। तो आगे वाला जो लेक्चर हमारा आएगा वही, ये जो चैप्टर है ना, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसका लास्ट लेक्चर होगा, वो भी 1 शॉट होगा, उसमें साइनाइड्स और आइसोसाइड्स हम कवर कर लेंगे। तो ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।